डॉक्टर हशमी तवीब आपको आज की इस क्लास में खैर मकदम करता हूँ। हम आज से BANC 134 के बारे में यानी कि आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। आज से पहले हमने इंट्रोडक्शन टू एंथ्रोपोलॉजी, जहां पे हमने एंथ्रोपोलॉजी की बुनियादी कंसेप्ट्स के बारे में बात की, उसके बाद बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के बारे में थोड़ा सा बात किया, सोशल एंथ्रोपोलॉजी के बारे में बात की। अब आने वाली जो सीरीज हमारी होगी इसमें हम आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के बारे में बात करेंगे। आज का हमारा ब्लॉक 1 जो कि फंडामेंटल्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी है, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें यह है कि हम आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी को एंथ्रोपोलॉजी में क्यों पढ़ते हैं। देखिए, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में फिर से बात करूंगा, बिकॉज हमें कहीं ना कहीं एंथ्रोपोलॉजी या बशरियात जिसको हम जानते हैं, इसको आसारी कदीमिया से मिलाना है। एंथ्रोपोलॉजी जो कि हमने ऑलरेडी इतना समझ लिया है कि ये वो साइंस है जिसमें हम इंसानों के बारे में पढ़ते हैं। हमने ये समझ लिया कि इंसान के हर एक खित्ते में, इंसान के हर एक फेसेट में, इंसान के हर एक चीज में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम साइंटिफिक तरीके से या सोशल साइंटिफिक तरीके से पढ़ सकते हैं। तो हमने ये जाना कि इंसान के मुतल्लिक बहुत सारे अलग अलग इल्म हो सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने एंथ्रोपोलॉजी को मेजर 4 डिविजन्स में डिवाइड किया। मैं थोड़ा सा पास्ट के बारे में बात करूंगा कि हमने क्या पढ़ा है, ताकि आपको एक कनेक्टिंग लिंक बने। हमने ऑलरेडी ये पढ़ा कि एंथ्रोपोलॉजी एज अ सब्जेक्ट कैसे बना, एंथ्रोपोलॉजी वजूद में कैसे आया, एंथ्रोपोलॉजी एक डिसिप्लिन कैसे बना, एंथ्रोपोलॉजी एक सब्जेक्ट कैसे बना। तो मैंने उसके बारे में आप लोगों को पहले ही बताया कि जब इंसान के पास वो सवाल उठे, और वो सवाल थे कि हम अलग अलग क्यों हैं। हम अगर अफ्रीका में जाएंगे तो इंसान ही है, होमो सेपियंस ही है, लेकिन अलग रंग रूप के लोग हैं। हम एशिया में जाएंगे तो अलग फिजिकल अपीयरेंसेस है। हम इंडिया में जाएंगे तो अगर हम पेनिनसुलर इंडिया की बात करें तो लोगों का जो स्ट्रक्चर है वो अलग है। नॉर्दर्न इंडिया की बात करेंगे तो अलग स्ट्रक्चर है, साउदर्न इंडिया की बात करें तो अलग स्ट्रक्चर है। तो कहीं ना कहीं इंसान के मन में ये सवाल उठे कि हम अलग क्यों हैं, हमारे रंग रूप अलग क्यों है। कुछ काले, कुछ गोरे, कुछ ब्राउनिश, किसी का बाल सफेद है, किसी के बाल ब्राउन है, किसी के बाल ब्लैक है। तो ये चीजें क्यों है? ये तो थी वो फिजिकल अपीयरेंसेस जिसके बारे में सवाल उठे। लेकिन उसी के साथ साथ एक और किस्म के सवाल भी उठे कि इस इंसान के पास जो ये कल्चर है, इस इंसान की जो ये सोसाइटी है, ये अलग क्यों है। अगर हम देखेंगे, मैं यहां कश्मीर में बैठा हूं, मैंने टोपी लगाई है, जैकेट पहना है, बिकॉज पूरा विंटर चल रहा है। अगर इसी कंटेक्स्ट में देखें तो हम टोपी लगाते हैं, फेरन पहनते हैं, अलग तरीके से खाना खाते हैं। अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो साउथ इंडिया में कहीं ना कहीं लोग ना ही फेरन पहनते हैं और ना ही हमारे जैसे खाने पीने के हिसाब से जाते हैं। तो ये कल्चर, ये सोसाइटी, ये अलग क्यों है? चलो, ये तो हम इंडिया की बात करते हैं, ये तो नेशनल डाइवर्सिटी है। अगर हम इंटरनेशनल डाइवर्सिटी के बारे में बात करें, अफ्रीका में जाओगे तो अलग कल्चर्स देखने को मिलेंगे, यूरोप में जाओगे तो अलग कल्चर्स देखने को मिलेंगे। अगर अफ्रीका में जाओगे तो फॉर एग्जांपल आप कुछ जगहों पे देखोगे कि लोग अफ्रीका में मॉस्किटोज खाते हैं, मच्छर खाते हैं। तो उसी चीज को अगर हम दूसरी जगह पे देखेंगे, वहां पे लोग मच्छर को अच्छा खाना नहीं मानते हैं, इवन कि वो सोचते हैं कि एक टैबू है, हमें नहीं खाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं फूड को लेके, ड्रेस को लेके, खाने को लेके, बैठने को लेके, उठने को लेके, काम करने के तरीकों को लेके, हर एक अलग अलग एरिया में अलग अलग तरीके के कल्चर्स हैं। तो इसके बारे में हमने सोशल इवोल्यूशन के बारे में बात करी थी, जो हमने सोशल एंथ्रोपोलॉजी में ऑलरेडी कवर की है।
जहां पे हमने देखा कि किस हिसाब से इंसान इवॉल्व होता गया अपनी सोसाइटी में, कल्चर्स कैसे डाइवर्सिफाई होते गए, ये सारी चीजें हमने समझ ली। और आगे जाके हम फिजिकल एवोल्यूशन या फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में ये सारी चीजें और डिस्कस करेंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं इसमें जीन्स, कहीं ना कहीं इसमें जेनेटिक्स, कहीं ना कहीं डीएनए, इनहेरिटेंस, ये सारी चीजें मायने रखती है। सो आज जहां के हम आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी को पढ़ते हैं, यहां पे हम इंसान के उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो इसके पास्ट के साथ रिलेट करती है, आसार कदीमा। हमने ये समझना है कि इंसान बस प्रेजेंट में नहीं है, इंसान पास्ट में भी था। अगर हम ह्यूमन एवोल्यूशन को ही देखें तो हम ये जान सकते हैं, हमारे पास इतने सारे फॉसिल्स हैं, उनको पढ़ पढ़ के ही हम ये बता पा रहे हैं कि किस तरीके से आज के इंसान की जो ये एवोल्यूशन हुई है, ये जो आज होमो सेपियंस सेपियंस बना है, ये ऐसे ही नहीं बना। इसने अपने आप में बहुत सारी चेंजेस लाई, इसने अपने आप में बहुत सारी डिफरेंशिएशंस लाई, और ये जो चेंजेस है, ये जो इसने अपने आप में कुछ पॉजिटिव चेंज लाई, कुछ चीजों को छोड़ दिया, नेगेटिव चेंजेस लाई, अब जाके ये एक प्रॉपर होमो सेपियंस बना। और इसलिए जब हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में आगे जाके पढ़ेंगे तो वहां पे हम अलग अलग जो टाइम फ्रेम्स हैं, जैसे हम डायनासोर्स का, आपने जुरासिक जो हमारा पास टाइम फ्रेम है, वो जुरासिक वर्ल्ड को हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम बोल रहे हैं कि मैमल्स का पूरा राज था, जो यहाँ पे बस पूरे डायनासोर्स थे। इसी तरीके से फिर मैमल्स का आया, फिर रेप्टाइल्स, फिर इसी तरीके से हर एक खित्ते का अपना अपना टाइम फ्रेम था जब वो यहाँ पे पूरे जोश के साथ, हशमत के साथ बैठते थे। लेकिन आज के जमाने को कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट, कुछ ज़ूलॉजिस्ट एंथ्रोपोसीन के नाम से जानते हैं। चल तो हम होलोसीन टाइम फ्रेम में चल रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि नाउ हमने अपने आप को शिफ्ट किया है इनटू ए डिफरेंट टाइम फ्रेम, जो कि एंथ्रोपोसीन है। बिकॉज आजकल के जमाने में इंसान ही पूरी दुनिया के ऊपर हावी है, चाहे वो इन्वायरमेंटल कंडीशंस हो, चाहे वो मॉडर्नाइजेशन हो, हर जगह पे आप देखोगे इंसान ही हर चीज को कंट्रोल कर रहा है। तो इसीलिए अब इंसानों का वो दौर चल रहा है। तो ये तो हम ओवरऑल टाइम स्केल की बात कर रहे हैं। असल में जब हम एंथ्रोपोलॉजी को एज ए डिसिप्लिन पढ़ते हैं तो हम इंसान के पास्ट के बारे में भी बात करते हैं, इंसान के प्रेजेंट के बारे में भी बात करते हैं, इंसान के कहीं ना कहीं फ्यूचर के बारे में भी बात कर सकते हैं। थोड़ा मैं पहले फ्यूचर के बारे में बात करूंगा, किस हिसाब से एंथ्रोपोलॉजिकली फ्यूचरिस्टिक स्टडीज कर सकते हैं। देखिए, जब हम जीन इनहेरिटेंस के बारे में बात करते हैं, हम क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज के बारे में बात करते हैं, जेनेटिक काउंसलिंग जिसमें हम पढ़ते हैं, जेनेटिक स्क्रीनिंग जिसमें हम पढ़ते हैं, वहां पे हम पहले ही एक इंसान, एक बच्चा जो कि अभी वॉम्ब में ही है, उसके जीन मेकअप को पढ़ के ये बता सकते हैं कि इस बच्चे में ये एबनॉर्मेलिटी होगी, ये बच्चा इतना इंटेलेक्चुअल होगा, ये बच्चे में ये प्रॉब्लम्स होगी, इस बच्चे में टर्नर सिंड्रोम होगा, इस बच्चे में क्लिनफिटर सिंड्रोम होगा, इस बच्चे में ये क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी होगी। तो कहीं ना कहीं हम फ्यूचरिस्टिक स्टडीज को भी पहले से ही बता पा रहे हैं। और रही बात प्रेजेंट स्टडीज की, प्रेजेंट स्टडीज में हम ऑलरेडी जहां कहीं भी आप देखोगे इथनोग्राफिक स्टडीज हो रही है, साइंटिफिक स्टडीज हो रही है, हमारे पास प्रेजेंट सोसाइटी में ट्राइबल एरियाज पे काम हो रहा है, मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी में काम हो रहा है, किन एंथ्रोपोमेट्री में काम हो रहा है, जेनेटिक्स पे काम हो रहा है, हर समय में, हर जगह पे, हर तरीके से काम हो रहा है। एंथ्रोपोलॉजिकली लिटरेचर को इंक्रीज किया जा रहा है, लोगों को और डीप से और डिटेल के साथ पढ़ा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं और ये नॉलेज बढ़ती जा रही है। और ये तो रहा प्रेजेंट। और जब हम पास्ट के बारे में बात करते हैं, वहां पे हम आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। मैं इससे पहले भी आप लोगों को बोल चुका हूं कि जो एंथ्रोपोलॉजी के अलग अलग डिसिप्लिन्स हैं, चाहे आप आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के बारे में बात करें, चाहे आप फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के बारे में बात करें, चाहे आप लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी के बारे में बात करें, या चाहे आप सोशल एंथ्रोपोलॉजी के बारे में बात करें, चारों डिफरेंट चीजें आपस में जुड़ी है।
अगर हम फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी की बात करें, वहां पे भी हम आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का इस्तेमाल करके फॉसिल्स को निकाल के फिर पढ़ते हैं। इसी तरीके से जब हम फॉसिल निकाले तो यहां पे भी हम सोशल एंथ्रोपोलॉजी का इस्तेमाल करके ये पता लगा रहे हैं कि इसकी सोसाइटी कैसे होगी, इसका कल्चर उस टाइम पे क्या होगा। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल से आपको समझाऊं, हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन में अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फॉसिल मिला ABCD, तो इस फॉसिल के साथ साथ हमें बाकी आर्टिफैक्ट्स भी मिल रहे हैं, और वो आर्टिफैक्ट्स को देख के हम इस इंसान के सिविलाइजेशन, कल्चर, सोसाइटी के बारे में भी बता रहे हैं, और एट द सेम टाइम इस फॉसिल को देख के हम ये भी बता पा रहे हैं कि ये कितना पुराना है, ह्यूमन एवोल्यूशन में कौन से स्टेज में ये पढ़ रहे हैं। तो ये चीजें मैं एग्जाम्पल के हिसाब से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो कहीं ना कहीं हम ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी हो, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी हो, सोशल एंथ्रोपोलॉजी हो या लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी हो, आपस में जुड़े हुए हैं। तो इस आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी को हम कहीं ना कहीं एक और नाम से भी जानते हैं, जिसको हम प्रीहिस्टोरिक एंथ्रोपोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। आगे जाने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए है कि ये आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का वजूद कैसे हुआ, ओरिजिन क्या है और इसका स्कोप क्या है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब हम इसके ओरिजिन या इसके स्कोप की बात करते हैं, हम हमेशा आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी को एज ए प्रीहिस्टोरिक आर्कियोलॉजी या प्रीहिस्टोरिक एंथ्रोपोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। अब यहां पे बात आ रही है प्रीहिस्ट्री की। ये प्रीहिस्ट्री होता क्या है? देखिए, हमारे पास हिस्ट्री आप लोगों ने सुना होगा नाम, जो कि एक अलग सब्जेक्ट भी है, जहां पे हम इंसान के पास्ट के बारे में पढ़ते हैं। वो हमारे पास एक तारीख है, उस तारीख को पढ़ के हम ये बता सकते हैं कि यार मुगल्स यहाँ पे आए, उसके बाद कब हुए, क्या चीजें हुई, कैसे हुए, कौन से जंग हुए, कहां पे वो जंग हुई, ये सारी चीजें हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। लेकिन इस हिस्ट्री को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया, बिकॉज इंसान का जो ये पास्ट है, ये अतीत है। अतीत में या तारीख में कुछ हिस्सा ऐसा भी था जब किसी को लिखना, पढ़ना या कुछ चीजें बनाना नहीं आता था, और कुछ समय ऐसा भी था वो अपने हिसाब से कुछ लिखावट करते थे, लिखते थे, बनाते थे, लेकिन आज हम उसको पढ़ नहीं पा रहे। और तीसरा वो हिस्सा है जिसमें हमारे पास प्रॉपर लिटरेचर अवेलेबल है। तो ये सिंपल 3 हिस्से किए गए हिस्ट्री के। तो एक, जिसको हम प्री हिस्ट्री के नाम से जानते हैं, ये वो वाला पोर्शन है जो कि बहुत लंबा एक हिस्सा है। इट ऑलमोस्ट टेक्स अस टू 3 मिलियन ईयर्स अगो। 3 मिलियन ईयर्स अतीत में जाके लोग यहां पे थे, इंसान थे, चाहे वो इरेक्टस थे, चाहे वो हैबिलस थे, चाहे वो क्रो-मैग्नन थे, चाहे वो नेanderthals थे, लेकिन इंसान ही थे, और इंसान के ही इवोल्यूशनरी स्टेजेस थे। तो उन लोगों के पास, जैसे आज हमारे पास कोडिंग लैंग्वेजेस हैं, लिटरेचर है, अल्फाबेट्स हैं, नंबर्स हैं, ये सारी चीजें वहां पे नहीं थी। लेकिन उन लोगों का भी तो एक अतीत है, उन लोगों का भी तो एक इंपैक्ट है हमारी लाइफ में। तो ये चीजें जानने के लिए, ये चीजें अंडरस्टैंड करने के लिए हमें उन लोगों के तवारीख को भी पढ़ना जरूरी है। इसीलिए हमारे लिए प्रीहिस्ट्री का जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्रीहिस्ट्री जब खत्म हुई तो हम ऑलमोस्ट 5000 ईयर्स, 4000, 10,000 ईयर्स बैक जब चले जाते हैं, तो एक ऐसा समय आता है, इस समय में इंसान ने बहुत मॉडर्नाइजेशन में कदम रखा, लेकिन साथ साथ में इसने थोड़ा बहुत लिखना भी सीखा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक जंगल में बैठा हूं, 90 साल मैंने कुछ लिखावट नहीं की, और फिर लास्ट के 10 सालों में मैंने पहले जो 2 साल बचे, 92 ईयर्स तक, मैं कुछ लिखना चाहता हूं, बनाना चाहता हूं। देखिए, लिखावट या लिटरेचर है क्या? ये वो चीज है जिससे हम आइडियाज ट्रांसफर कर रहे हैं। अगर यहां पे आपके सामने पीपीटी बनी हुई है, आई एम जस्ट ट्रांसफरिंग द आइडियाज टू यू पीपल। तो
तो इसकी बुनियाद पे इसको एज ए व्हीकल इस्तेमाल करके मैं ये लिखावट बना रहा हूं। इसी तरीके से उन लोगों ने भी कुछ आइडियाज को ट्रांसफर करने के लिए कुछ ऐसी शक्लें बनाने स्टार्ट की। जैसे फॉर एग्जांपल उसने एक कबूतर को बनाया, उसने एक चील को बनाया, उसने एक हाथी को बनाया, उसने एक मेंढक को बनाया। तो उनके हिसाब से वो जो सिंबल्स थे उनका एक अपना वैल्यू, उनका एक अपना अल्फाबेटिकल ऑर्डर था या समझने का तरीका था। जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर इस चीज को मोबाइल फोन कहते हैं तो ये मैंने इसका नाम मोबाइल फोन रखा है, तो ये एक इंटेंजिबल चीज है। अगर मैं फॉर एग्जांपल किसी ऐसे बंदे को ये फोन हाथ में दूं जिसने आज तक कभी फोन के बारे में ना ही सुना है और ना ही इसके बारे में देखा है, अब जब वो ये हाथ में लेगा तो ही विल फाइंड इट कि ये क्या है। उसके पास ये इंफॉर्मेशन है ही नहीं कि ये एक मोबाइल फोन है। तो इसी तरीके से उन लोगों ने बनाने की कोशिश की थी, लिटरेचर को वजूद में लाने की कोशिश की थी और वो अपने हिसाब से आइडियाज ट्रांसफर कर रहे थे, लेकिन हम अब उसको पढ़ नहीं पा रहे। उस समय को हमने अलग हिस्से में रख के प्रोटो हिस्ट्री के नाम से रखा। और तीसरा हमारा वो कितना है जिसमें हमारे पास कुछ चीजें नहीं थी। हमारे पास ना लिखावट है, ना कुछ लिटरेचर है और ना ही कुछ चीजें हैं जिससे हम बता सकते हैं कि लोग अपनी जिंदगी कैसे गुजार रहे थे। तो अब हमने ये समझ लिया कि हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हिस्ट्री के, वी हैव अ प्रोटो हिस्ट्री, वी हैव प्री हिस्ट्री एंड वी हैव हिस्ट्री। एक वो समय जिसमें कुछ लिखावट नहीं थी और कुछ लिटरेचर अवेलेबल नहीं है, उसको हम प्री हिस्ट्री जानते हैं। और दूसरा वो हिस्सा जिसमें लिखावट तो है लेकिन हम पढ़ नहीं पा रहे, डिसिफर नहीं कर पा रहे, उसको हम प्रोटो हिस्ट्री में रखते हैं। और तीसरा है हिस्ट्री, जो कि वो हिस्सा है जिसमें हमारे पास लिटरेचर अवेलेबल है, जिसमें हमारे पास किताबें अवेलेबल है और जो हमें अतीत के बारे में समझा रही है। अब यहां पे हम इसको प्रीहिस्टोरिक एंथ्रोपोलॉजी क्यों जानते हैं? देखिए, जब भी हम हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, हिस्ट्री में हम आराम से लिटरेचर को पढ़ के ये बता सकते हैं कि ये इंसान कैसे इवॉल्व हुआ। मुगल्स में सबसे पहले मुगल कौन आया, दूसरा मुगल कौन आया, उसने क्या किया, तीसरे मुगल ने क्या किया, किसने किसके साथ लड़ाई की, सारी चीजें हमारे पास लिटरेचर में अवेलेबल है। लेकिन अगर हम इसी इंसान के उस समय के बारे में बात करें या जानने की कोशिश करें कि ये अपनी जिंदगी कैसे गुजार रहे थे, ट्रेडिशंस क्या थे, कल्चर क्या था, खाना पीना क्या था, कैसे ये सब चीजें कर रहा था, इसके बारे में कुछ लिखावट नहीं। तो यहां पे एंथ्रोपोलॉजी का रोल इसलिए बिकॉज कहीं ना कहीं इंसानों के बारे में बात हो रही है। और प्रीहिस्ट्री इसलिए बोल रहे बिकॉज ये वो समय है जिस समय में हम इंसान के उस हिस्से के बारे में पढ़ रहे हैं जहां पे कुछ लिखावट नहीं। अब आर्कियोलॉजी का इसमें ये रोल है कि आर्कियोलॉजी को एज ए टूल, एज ए स्पेसिफिकल सब्जेक्ट इस्तेमाल करके हम वो नॉलेज गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप सिंपल टर्म्स में जब हम डिफाइन आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी करते हैं, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि अमलगम है 2 सब्जेक्ट्स का। आर्कियोलॉजी एक सेपरेट ब्रांच भी है। आपने आर्कियोलॉजी में देखा होगा, वी हैव आर्कियोबॉटनी, वी हैव आर्कियोजोलॉजी, एनवायरमेंटल आर्कियोलॉजी, जो कि हम आगे जाके अभी पढ़ेंगे, जहां पे अलग अलग तरीके से पुरानी चीजों को पढ़ा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आर्कियोजोलॉजी में हम डायनासोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, हम उन बर्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं जिनकी बीक्स इतनी इतनी लंबी थी, हम उन प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं जो आज से केवल 30 मिलियन 40 मिलियन पहले इस दुनिया पे रहते थे, उनके बारे में बात करें, आर्कियोबॉटनी में जा रहे हैं। तो जब आप ओनली इंसान के बारे में बात करें, इंसान के अतीत के बारे में बात करें, उन बाकी चीजों को छोड़ के, तो इसीलिए हम इसको आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। बिकॉज यहां पे हम इस खित्ते में, इस पोर्शन में हम बस इंसान के पास्ट के बारे में बात करें, हम इसमें डायनासोर्स को नहीं घुसा रहे, हम इसमें आर्कियोबॉटनी को उतना नहीं घुसा रहे, इसलिए हम इसको आर्कियोबॉटनी के नाम से जानते हैं। ये तो रही डेफिनेशन। अब ओरिजिन और डेवलपमेंट इस आर्कियोलॉजी का कैसे हुआ? देखिए, ओरिजिन मैं आपको बोल चुका हूं कि हमारे पास एक ऐसा समय था
जब रेनेसेंस पीरियड के बाद कुछ लोगों ने क्या की थी, उन्होंने कोशिश की थी कि जितने भी एंटीक चीजें हैं वो सारी चीजें वो अपने पास जमा रखते थे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा भी एक शौक है कि मैं कोई भी पुरानी चीज अगर है हमारे घर में वो मैं एक जगह पे जमा करके रखता हूं। इसी तरीके से बहुत सारे लोग अपने अपने हिसाब से कुछ चीजें बचा के रखते थे, म्यूजियम्स में रखते थे, लैब्स में रखते थे या घर में रखते थे, एंटिक्वेरियन पीरियड। लेकिन फिर एक समय आया जब थॉमसन को एक काम, सीजे थॉमसन को एक काम दिया गया एक म्यूजियम में कि आप एक काम कीजिए, हमारे पास बहुत सारे अलग अलग आर्टिफैक्ट्स निकले हैं जो कि एक्सप्लोरेशन से, एक्सकेवेशन से, या कहीं पे कुछ खुदाई हो रही है, कहीं पे कुछ हो रहे हैं, तो वहां से बहुत सारी पुरानी चीजें निकली थी। वो पुरानी चीजें इस म्यूजियम में रखी हुई थी और इसको बोला गया कि आप इन आर्टिफैक्ट्स को देखिए, पहले एक टर्म उठी है आर्टिफैक्ट। आर्टिफैक्ट वो चीज होती है जिसको इंसान ने छेड़ के काम करके इसको एक पर्टिकुलर शेप देके किसी काम के लिए लगाया हो, उस चीज को हम आर्टिफैक्ट बोलते हैं। जैसे हमारे पास स्टोन टूल्स हैं, हमारे पास कुछ ऐसे टूल्स निकलेंगे जो आप आगे जाकर हम पढ़ेंगे, हमारे पास मैक्रोलिथ्स हैं, माइक्रोलिथ्स हैं, ये सारी चीजें जो कि आर्टिफैक्ट होती है, इंसान ने इनके ऊपर काम करके उनको एज ए वेपन इस्तेमाल किया था अपने समय पे, उनको हम आर्टिफैक्ट जानते हैं। तो ये आर्टिफैक्ट्स निकले थे जिसमें पोटरी भी आती है, जिसमें टूल्स भी आती है, ये सारी चीजें वहां पे पड़ी थी। तो अब इसको एक काम दिया गया कि आप एक काम कीजिए, ये जो हमारे पास मास ऑफ ऑल दीज थिंग्स है, ये जो बहुत बड़े बड़े चीजें हमारे सामने हैं, पत्थर है, एक्सेस है, हेड एक्सेस है, पोटरी है, ये बाकी चीजें जो है, इनको आप अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कीजिए, इनको आप प्रॉपर तरीके से स्ट्रेटिफाई कर दीजिए। तो सीजे थॉमसन ने एक कंसेप्ट निकाला जिसको हम 3 एज सिस्टम के नाम से जानते हैं। और 3 एज सिस्टम में हम सिंपल तरीके से यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस हिसाब से इन आर्टिफैक्ट्स को लेके सीजे थॉमसन ने 3 बहुत बड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सामने लाए। असल में जो आर्टिफैक्ट्स थे ये अलग अलग मटेरियल्स के बने थे। इसमें से कुछ आर्टिफैक्ट्स वो थे जो कि पत्थरों से बने थे, तो उनको पत्थरों में रखा। कुछ आर्टिफैक्ट्स ऐसे थे जो कि लोहे के बने थे, आयरन के बने थे, उनको अलग रखा था। और कुछ आर्टिफैक्ट्स ब्रोंज के बने थे, वो अलग रखे गए। तो इसीलिए अगर आप ओवरऑल 3 सिस्टम को पढ़ने की कोशिश करोगे तो हमने इन आर्टिफैक्ट्स के बुनियाद पे पूरा समय जो ये प्रीहिस्टोरिक टाइम था, इस आर्टिफैक्ट को लेके हमने समय को डिवाइड किया। हमने कल्चर को बुनियाद बना के इस समय को डिवाइड किया। हमने बोला अगर हम 3 मिलियन ईयर्स पुराने हमारे पास जो फॉसिल्स हैं, जो आर्टिफैक्ट्स हैं, जिनको डेट करके हमारे पास ये इंफॉर्मेशन पहुंची है, ये डेटिंग करके ये इंफॉर्मेशन पहुंचा के हमारे पास इस समय को अब डिवाइड करने के लिए 3 हिस्से बनाए गए। वी हैव द पेलियोलिथिक कल्चर्स या पेलियोलिथिक टाइम फ्रेम, या जिनको हम लिथिक कल्चर ही जानते हैं। इसने सबसे पहले अगर हम ऊपर ही देखेंगे एक मेजर डिविजन जो की है, जिसमें एक ट्रेडिशन इसने बस लिथ का है रखा, जिसमें बस स्टोन टूल्स ही इस्तेमाल होते, स्टोन एज ए वेपन इस्तेमाल होते थे। दूसरा समय रखा जिसमें ब्रोंज इस्तेमाल होता था। तीसरा रखा जिसमें आयरन इस्तेमाल होता था। तो ये इसने ऊपर से ही जनरलाइज कर दिया कि इन चीजों को मैं अलग रखूंगा बिकॉज ये लोहे के बने, इन चीजों को अलग रखूंगा बिकॉज ये ब्रोंज के बने, इन चीजों को अलग रखूंगा बिकॉज ये स्टोन के बने। तो इस चीज को बुनियाद में बना के इसने एक ऑर्डर में लाया कि सबसे पहले फिर स्टोन्स आए, उसके बाद ब्रोंज आया, उसके बाद आयरन एज आया। बिकॉज पहले इंसान ये इस्तेमाल करता था, फिर ये इस्तेमाल करता था, फिर ये इस्तेमाल करता था। और ये बस इसने मटेरियल्स को देख के ही नहीं बोला, असल में इसमें डेटिंग मेथड्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फिलहाल के लिए हम बस इंट्रोडक्टरी टर्म्स में ये समझ रहे हैं, आगे जाके हम इनको और डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे। यहां तक हमें समझ आया कि 3 एज सिस्टम का मानना यह है कि सबसे पहले हम ऑन द बेसिस ऑफ द मटेरियल्स यूज्ड हम डिवाइड कर रहे हैं लोगों के कल्चर्स। तो हमने 3 चीजें रखी, लिथिक कल्चर या स्टोन एज, वी हैव ब्रोंज एज एंड वी हैव आयरन एज। इसको हम 3 एज सिस्टम मानते हैं। अब इस 3 एज सिस्टम के अंडर में हमारे पास अलग अलग ट्रेडिशंस देखने को मिले,
अलग अलग कल्चर्स देखने को मिले। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब हम स्टोन एज को ही देखते हैं, इस स्टोन एज में भी मैंने देखा कि आगे जाके कुछ चेंजेस आ रही। स्टोन तो है, हाँ मटेरियल स्टोन इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इस स्टोन में के जो टूल्स बने हैं उनमें फर्क आ रही। जैसे फॉर एग्जांपल हम पेलियोलिथिक कल्चर्स को अलग रखते हैं। पेलियो मींस एंशिएंट लिथिक कल्चर, ओल्ड लिथिक कल्चर, पुराना ट्रेडिशन ऑफ स्टोन्स। उसके बाद आगे जाके हम बात कर रहे हैं, वी टॉक अबाउट द मीजोलिथिक कल्चर, उस समय के बारे में बात कर रहे हैं जो कि नियोलिथिक और पेलियोलिथिक के बीच में आ रहे हैं। यहां पे टूल्स में कुछ फर्क आया, यहां पे कुछ माइक्रोलिथ्स देखने को मिले, यहां पे छोटे छोटे लिथ्स देखने को मिले। उसके बाद हम फिर नियोलिथिक में आएंगे, न्यू स्टोन एज। यहां पे हमने टोटल चेंज देखी, कंपाउंड टूल्स, कॉम्प्लेक्स टूल्स देखने को मिले, कुछ छोटे टूल्स बने, हमारे पास बो एंड एरो देखने को मिला। इसने ज्यादा अच्छे से अब इन चीजों को तराशना देखा, सीखा। तो इस हिसाब से हमने डिवाइड किया ओवरऑल 3 एज सिस्टम में। हमने अंदर पहले रखा स्टोन एज, उसके बाद हमने रखा ब्रोंज एज, उसके बाद रखा हमने आयरन एज। और इस स्टोन एज को भी हमने फर्दर 3 हिस्सों में डिवाइड किया, जहां पे एक को हम पेलियोलिथिक के नाम से जानते, दूसरा हम मीजोलिथिक के नाम से जानते, और तीसरा हम नियोलिथिक के नाम से जानते। अब क्योंकि पेलियोलिथिक पीरियड बहुत लंबा समय था, 3 मिलियन ईयर से लेके ऑलमोस्ट 50,000 ईयर्स तक हमारे पास, या 1 मिलियन ईयर तक, आप कुछ लोग तो 50,000 मिलियन ईयर्स तक, लेट्स टेक इट, वहां तक हमारे पास पेलियोलिथिक कल्चर ही चल रहा था। और पेलियोलिथिक कल्चर्स में ही हमने देखा कि यहां पे भी कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे। यहाँ पे जो पेलियोलिथिक में भी, बिकॉज बहुत लंबा समय था, मिलियंस ऑफ ईयर्स की बात हो रही है, तो यहां पे भी चेंजेस देखने को मिले। इसलिए हमने पेलियोलिथिक को फर्दर डिवाइड करने की कोशिश की। हमारे पास लोअर पेलियोलिथिक है, हमारे पास मिडिल पेलियोलिथिक है, और हमारे पास अपर पेलियोलिथिक है। तो ये सारी चीजें हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इस मेसोलिथिक में भी, सॉरी, इस पेलियोलिथिक में भी चेंजेस देखने को मिली। और जब ये सारी चीजें कंप्लीट हुई, अब हम एक दूसरे ट्रेडिशन में आए जिसको हम मेसोलिथिक कल्चर बोलते हैं। और मेसोलिथिक कल्चर में हमने देखा, जैसे फॉर एग्जांपल पेलियोलिथिक कल्चर में हम आगे जाके पढ़ेंगे, यहां पे क्रूड टूल्स इस्तेमाल हो रहे हैं। पत्थर लाया, उसके ऊपर थोड़ा सा टक्कर मारी, उसका जो शार्प एज बना उसी को लेके काम चला रहे हैं। नहीं, आहिस्ता आहिस्ता इसने वो सीखा कि नहीं, इस पत्थर को मुझे और अच्छे से साफ करना है, इस पत्थर को मुझे और शार्प बनाना है, इस पत्थर से मुझे और अच्छी अच्छी चीजें बनानी है, अच्छे तरीके से इसको, ताकि मुझे इसका जो होल्डिंग पावर है, इस जो पत्थर को हाथ में मैं कैसे रखूं, इस पत्थर को मैं कैसे कलेक्ट करूं, इस पत्थर से मैं कैसे काम करूं, ये सारी चीजें मद्देनजर रख के इसने इन टूल्स को बनाना स्टार्ट किया। और फिर आहिस्ता आहिस्ता टूल्स में फर्क आई, हमारे पास बुरिन्स आए, हमारे पास स्क्रैपर्स आए, हमारे पास एक्सेस आए, हमारे पास चॉपर चॉपिंग टूल्स जो कि लोअर पेलियोलिथिक में हम ज्यादातर देख पा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता हैंड एक्सेस देखने को मिली। तो इसने वो सारी चीजें बनाने की कोशिश की जो कि हमें ये दर्शा रहे हैं कि यार नहीं, इसने टूल्स को ज्यादा मद्देनजर रख के चीजों को बहुत ही खूबसूरती के साथ बनाने की कोशिश की। और इसी समय में फिर आहिस्ता आहिस्ता जो ग्लेशिएशंस थी वो खत्म होती गई। जब ग्लेशिएशंस खत्म हो गई, आइस एजेस खत्म होती गई, तो हमारे पास जो ओपन एयर्स थे वो खुलते गए। बिकॉज कहीं ना कहीं इससे पहले ये बहुत कम समय में, कम एरिया में अपना काम कर रहा था, उन एरियाज में रह रहा, जैसे हम मेसोलिथिक एरिया की या मिडिल पेलियोलिथिक की बात करें, वहां पे हमारे पास ग्लेशिएशंस, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। मेसोलिथिक में आते आते इसके पास ये इंफॉर्मेशन सेट बना कि मैं बस बिग गेम हंटिंग ना करूं, मैं थोड़ा सा बर्ड्स को भी मारूं, मैं थोड़ा सा फिशिंग भी करूं, मैं थोड़ा सा छोटे छोटे जानवरों को भी मारूं। तो यहां पे इसने एक कंप्लीट ट्रांजिशन दिखाई। इससे पहले पेलियोलिथिक कल्चर में हमारे पास बस और बस हम बात कर रहे थे किन कल्चर्स, किन टूल्स की, जिनको हम मैक्रो टूल्स बोलते हैं, बड़े बड़े टूल्स, मैक्रो टूल्स। लेकिन जब हम मेसोलिथिक में आ गए, तो मेसोलिथिक में इसने कंप्लीट ट्रांजिशन दिखाई। यहां पे अब ये माइक्रोलिथ्स इस्तेमाल कर रहा, जिसमें ब्लेड, जिसमें एरो हेड्स, ये सारी चीजें इस्तेमाल करने लगा। इसने छोटे छोटे फ्लेक टूल्स को बनाना स्टार्ट किया। देखिए, 2 किस्म के टूल्स होते हैं, एक जिसको हम कोर टूल बोलते हैं, दूसरा जिसको हम फ्लेक टूल बोलते हैं। कोर टूल होता है, फॉर एग्जांपल, एक मेरे पास एक बड़ा पत्थर है
और इस पत्थर को मैं थोड़ा थोड़ा तराश तराश के, ये जो बीच वाला अब हिस्सा बन गया है, इसको मैं एज अ टूल इस्तेमाल करूं। इस चीज को ही मैं कुछ ऐसे शेप दे दूं जिसको मैं आप इस्तेमाल कर सकता हूं। दिस वेरी थिंग इज कॉल्ड कोर टूल। अब अगर फॉर एग्जाम्पल फ्लेक टूल होता है, जो इससे ये छोटी छोटी चीजें उठी है, इन चीजों से उठ के जो ये छोटा हिस्सा अब मेरे सामने आया, इसको मैं और ज्यादा अच्छे से पॉलिश कर, और ज्यादा अच्छे से ग्राइंड कर रहा हूं, और इस फ्लेक से मैं एक टूल बना रहा हूं, इसको हम फ्लेक टूल्स बोलते हैं। तो ये तो बेसिक कंसेप्ट है, कोर टूल्स और फ्लेक टूल्स। पहले पहले इन लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, ये इस्तेमाल कर रहा था कोर टूल्स, जो कि कोर ऑफ द स्टोन से बने होते थे, मोटे मोटे टूल्स। लेकिन फिर इसने सीखा नहीं, जो अब इससे फ्लेक्स निकल रहे हैं, उन फ्लेक्स को मैं अगर और अच्छे से ग्राइंड करूं, पॉलिश करूं, तो कहीं ना कहीं मैं प्रॉपर तरीके से फ्लेक टूल्स बनाने की कोशिश कर सकता हूं। तो फ्लेक टूल्स को हम प्रॉपर तरीके से पॉलिश कर रहे हैं और माइक्रोलिथ्स बना रहे हैं। माइक्रोलिथ में हम क्या करते हैं, छोटा टूल है, ठीक है ना, उसको और ग्राइंड कर रहे हैं, छोटा सा 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, जैसे एरो हेड्स हम बना रहे हैं, बो एंड एरो बनाने के लिए उसको प्रॉपर तरीके से ग्राइंड किया जाता है, प्रॉपर तरीके से शेप किया जाता है, ताकि वो पियर्स अच्छे से हो जाए। तो ये मेसोलिथिक कल्चर में देखा गया। और यहां तक इसका जो ओवरऑल लाइवलीहुड था, ये था हंटर एंड गैदरर। ये एक जगह से दूसरी जगह चलता फिर रहा था, बीच में कुछ मिला खाने को या कुछ हंट किया, वो सब खा रहा, तो चलता रहा। ये एक जगह पे टिका हुआ नहीं था। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे ट्रांसह्यूमंस होते हैं, दो दे आर हाफ सेटल्ड, एक कुछ समय के लिए तो वो सेटल्ड होते हैं, लेकिन ये जो बंदे थे, ये जो हमारे लोग थे पैलियोलिथिक कल्चर्स में जो थे, मेसोलिथिक कल्चर्स में जो थे, ये लोग ऑन द मूव थे। एक जगह से हमेशा दूसरी जगह पे जा रहे थे, खाने के मामले में, बैठने के मामले में, कहीं ना कहीं ये सारी चीजें देखने के मामले में, ये कहीं ना कहीं एक साथ चलते थे, लेकिन एक जगह पे टिकते नहीं थे। और फिर जब आगे आगे ये एक नई स्टेज में आया, जिसको हम नियोलिथिक ट्रेडिशंस बोलते हैं, नियोलिथिक कल्चर बोलते हैं, और इस नियोलिथिक कल्चर में इसने अपने आप को कंप्लीट चेंज किया। इसके टूल्स में आप देखेंगे चेंज आया, इसके सेटलमेंट में चेंज आया, इसके खाने पीने के हिसाब में चेंज आया। यहां से ये अब ये जो हंटिंग गैदरिंग थी, ये कंटिन्यू कर रहा है कहीं समय तक, लेकिन कहीं ना कहीं ये अब एक सेटल्ड स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है। इसने आहिस्ता आहिस्ता गांव बसाने स्टार्ट किए, बिकॉज इसके पास मेंटल डेवलपमेंट, इसके पास सोशल डेवलपमेंट, इसके पास कैपेबिलिटीज आ गई। इसने बहुत सारी चीजें सीख ली थी, जैसे कि मैं कैसे डोमेस्टिकेट करूं जानवरों को, मैं कैसे एग्रीकल्चर को डोमेस्टिकेट करूं। इसने आहिस्ता आहिस्ता, जैसे हम फर्टाइल क्रीसेंट की बात करते हैं, जॉर्डन, इजराइल वगैरह, फिलिस्तीन, उस साइड से आप देखोगे, उस साइड से लोगों ने पहला स्टार्ट किया एग्रीकल्चर। तो ये समय था नियोलिथिक का। इन्होंने पैडी, ये सारी चीजें डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट किया। तो जब अब इसको खाना एक ही जगह से मिल रहा है, इसके पास दूध भी है, अब गाय भी है, इसके पास खाने के लिए चिकन्स है, बाकी सारी चीजें हैं, इससे हमें ये पता लग रहा है कि नाउ इसको कोई मकसद नहीं है एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट होना। तो ये एक वक्त बना, एक समय बना, जो कि ये एक ही समय पे, एक ही जगह पे टिक गए। तो यहाँ पे अब इसका जो ओवरऑल लाइवलीहुड था, वो, हाँ, ये हंटिंग के लिए जाते थे, फिर शाम को वापस आते थे, गैदरिंग के लिए जाते थे, फिर शाम को वापस आते थे। कहीं ना कहीं इसने एक सेटल्ड स्ट्रक्चर क्रिएट किया, और ये था एक कंप्लीट ट्रांजिशन उस आदमी से, उस समय से, जहां पे ये बस एक जगह से दूसरी जगह घूमता फिर रहा। और ये चीजें जब हम सोशल लेवल पे देखें, यही चीजें जब हम बायोलॉजिकल लेवल पे या बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में देखें, तो वहां पे आप देखेंगे हमारे पास फॉसिल्स हैं, और उस फॉसिल में आप देखेंगे, फॉसिल्स में भी एक ट्रांजिशन आ रहा है। उनकी क्रेनियल कैपेसिटीज बढ़ रही है, उनके इरेक्ट पोजीशंस बढ़ रहे हैं, उनके इरेक्ट पोजीशंस प्रॉपर तरीके से आ रहे हैं, इकोनॉमिक वॉक हो रहा है, या मेंटल कैपेबिलिटीज बढ़ रही हैं। ये सारी चीजें साथ दे रही थी इसके इस चीज में कि ये कैसे अपने आप को और डेवलप करें, ये कैसे अपने आप को और अच्छे तरीके से सस्टेन करें इस दुनिया में। ये चीजें हमें मेसोलिथिक, नियोलिथिक और पैलियोलिथिक में आगे जाके पढ़नी है। तो अब स्कोप की जब हम बात करें,
एंथ्रोपोलॉजी में या आर्कियोलॉजी को अलग एज ए डोमेन जब हम पढ़ें, तारीख को पढ़ने के लिए किसी भी सूरत में हमें आर्कियोलॉजी का होना इंपॉर्टेंट है। और आर्कियोलॉजी का होना मकसद, हम किसी भी सूरत में इंसान के पास्ट को रिवील करना चाहते हैं, हम किसी भी सूरत में इंसान के अतीत को जानने की कोशिश कर रहे हैं। और जब हम, चाहे कोई भी फॉसिल मिले, चाहे कोई भी एक्सप्लोरेशन हो, चाहे कोई भी एक्सकेवेशन हो, उसमें आर्कियोलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट का होना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं जो स्कोप, जो चीजें, जो आइडियाज, जो क्या कहते हैं मैनिफेस्टेशंस एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट कर सकता है एक इंसान को अंडरस्टैंड करने में, उसी के साथ साथ एक आर्कियोलॉजिस्ट का होना भी बहुत जरूरी है। बिकॉज उसी के मद्देनजर, उसी के नजर में ये सारी चीजें की जाती हैं। इसका एक ट्रेंड स्ट्रक्चर होता है, ये प्रॉपर तरीके से ट्रेंड आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं जो कि प्रॉपर तरीके से हमें बता रहे हैं कि हम कैसे इस फॉसिल को निकालें, हम इस पर्टिकुलर सेटलमेंट को कैसे पढ़ें, हम इस पर्टिकुलर सेटलमेंट को कैसे जानने की कोशिश करें, हम इसको एनालाइज कैसे करें, हम इसको पढ़ें कैसे। ये सारी चीजें एंथ्रोपोलॉजी और आर्कियोलॉजी साथ में करते हैं। तो हमारे लिए इस इंसान का पास्ट हर समय में बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप सोशल इवोल्यूशन की बात करें, चाहे आप फिजिकल इवोल्यूशन की बात करें, चाहे आप इस इंसान के उस अतीत के बारे में बात करें जो कि किसी ने ना लिखा है और ना ही कहीं पे पढ़ा हुआ है। तो ये दोनों सब्जेक्ट्स आपस में जब मिल जाते हैं तो एक नया, एक ऐसा पर्सपेक्टिव क्रिएट करते हैं जिसको हम आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। और इसी पर्सपेक्टिव से हम इंसान के सोशल इवोल्यूशन, इंसान के क्या कहते हैं एनवायरमेंटल फ्लक्चुएशंस, इंसान किन फ्लक्चुएशंस में से गुजरा है, इसके ह्यूमन इवोल्यूशन, इसके ट्रांजिशंस को पढ़ने में हमें फायदा देता है। अब चूंकि आर्कियोलॉजी एज अ सेपरेट ब्रांच है, जो कि मैंने आप लोगों को पिछले भी कुछ क्लासेस में समझाया था कि एक जो एंथ्रोपोलॉजी का सब्जेक्ट है, ये एंथ्रोपोलॉजिकल सब्जेक्ट हमें अलग अलग तरीके से इंसान के डोमेन्स को पढ़ा रहा है, इंसान की चीजों को समझा रहा है, इंसान की उन पर्सपेक्टिव्स को पढ़ पा रहे हैं हम। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल हम हिस्ट्री की बात करते हैं, तो हिस्ट्री में हम इंसान के अतीत के बारे में बात करें, लेकिन कहीं ना कहीं एंथ्रोपोलॉजी में भी हम इस इंसान के अतीत के बारे में बात करें। सो देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द सब्जेक्ट। हम सोशियोलॉजी के बारे में बात करें, जहां पे हम सोसाइटीज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, सोसाइटीज के बारे में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसी समय में आप देखेंगे कि हम एंथ्रोपोलॉजी में, सोशल एंथ्रोपोलॉजी के अंडर भी यही सारी चीजें पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस एंथ्रोपोलॉजी के अंडर में ये सारे जो ह्यूमनिस्टिक सब्जेक्ट्स हैं, ये जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं जो कि इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, इसके अंडर में आ जाते हैं। तो बहुत सारी किताबें ये भी लिखते हैं कि इसीलिए हम एंथ्रोपोलॉजी को मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स बोलते हैं, बिकॉज यहां पे हम इंसान के एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव में अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, इंसान को अतीत में, इंसान के ओवरऑल कंडीशंस को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और आज भी देखिए आप, एंथ्रोपोलॉजी और बढ़ता जा रहा है, एंड लाइक यूनिवर्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इज एक्सपेंडिंग, बिकॉज हम किन एंथ्रोपोमेट्री में आगे जा रहे हैं, हम डिजाइन एंथ्रोपोमेट्री में अलग जा रहे हैं, हम डिजाइन एंथ्रोपोलॉजी में अलग जा रहे हैं, हम सपोर्ट्स एंथ्रोपोलॉजी में जा रहे हैं, आजकल बिजनेस एंथ्रोपोलॉजी आ रहा है, मार्केटिंग एंथ्रोपोलॉजी आ रहा है, पॉलिसी एनालिसिस। हम बस अपने आप को उन कल्चर और ट्राइब्स के राउंड में नहीं रह चुके। अब इंसान की जो डिजाइन, जो अर्गोनॉमिक्स है, जो किन एंथ्रोपोमेट्री है, ये सारी चीजें अब एंथ्रोपोलॉजिस्ट डिजाइन कर रहे हैं। हमारे पास जो सीट्स बनी है, जो कंप्यूटर्स बने, जो लैपटॉप्स बने, उनका डिजाइन किस तरीके से हमारे लिए बेनिफिटेड हो, हमारे लिए कंफर्टेबल हो, ये सारी चीजें बनाने के लिए एंथ्रोपोलॉजिस्ट का रोल भी बहुत होता है। इसीलिए आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का भी बाकी सब्जेक्ट्स के साथ बहुत रिलेशन है, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना रहे हैं जहां पे हम बाकी सारी क्या कहते हैं सब्जेक्ट्स के साथ अपने आप को मिला के और इंफॉर्मेशन गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले जब हम एंथ्रोपोलॉजी और आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी को आपस में जोड़ें, तो कहीं ना कहीं मैंने आप लोगों को बोला कि एंथ्रोपोलॉजी अगर हम सेपरेट ब्रांच देखें, एक सेपरेट साइंस देखें, तो यहां पे हम बस एंथ्रोपोलॉजी में हम कहीं ना कहीं बस इंसान के हर पहलू के बारे में बात करते हैं। हम अपने आप को लिमिट नहीं कर पा रहे हैं कि बस मुझे इस चीज के बारे में बात करनी, मुझे इस चीज के बारे में बात करनी। नहीं, व्हेनेवर यू टॉक अबाउट एंथ्रोपोलॉजी, इट्स द होलिस्टिक साइंस ऑफ ह्यूमंस। इंसान का हर एक चीज इसमें आता है, इंसान के हर एक फेसेट को हम एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं। फिर इसीलिए हमने एंथ्रोपोलॉजी को सब डिवाइड किया 4 ब्रांचेस में, बिकॉज
इंसान के बहुत सारे अलग अलग पहलू हैं और इन पहलुओं को हम एक ही डेफिनेशन के अंडर नहीं पढ़ सकते। सो हमने एंथ्रोपोलॉजी को फिजिकल अलग बना दिया, तो वक्त जहां पे हम फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में बायोलॉजिकल कंडीशन, जीन्स, एवोल्यूशन, ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं। अब दूसरा हिस्सा सोशल एंथ्रोपोलॉजी बनाया, जिसमें हम इंसान के सोसाइटी, कल्चर, उन हिस्सों को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और तीसरा हमारा जो है लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज, जो कि बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है इंसान के लिए, कम्युनिकेशन कैसे हम कर पा रहे हैं, और यही लैंग्वेज हमें बाकी एनिमल से सेपरेट कर रही है, यही कल्चर हमें बाकी एनिमल से सेपरेट कर रहे हैं। अदरवाइज अगर आप देखेंगे चिंपैंजीज में और हम में बस 2.5% ऑफ द जीन्स का ही फर्क है, बाकी अदरवाइज 98% ऑफ द जेनेटिक मेकअप सेम होता है। तो वो चिंपैंजीज इसलिए चिंपैंजीज हैं बिकॉज जो हम में अलग 2.5% का डीएनए है, जीन्स है, वो हमें अलग इंसान बना रहा है और उसको एक चिंपैंजी बना रहा है। और उस जीन के साथ साथ हमारे पास जो ये कल्चर बना रहे हैं, सोसाइटी बना रहे हैं, इसका भी एक डायरेक्ट रोल है हमारी मॉडर्नाइजेशन में, हमारे इवोल्यूशन में। हमने किस तरीके से अपने आप को कंप्लीट कन्वर्ट किया इनटू ए कॉम्प्लेक्स बीइंग, हमारा बिहेवियर डिफरेंट है, हमारे कम्युनिकेशंस डिफरेंट है। तो इसमें हम एक दूसरे के ऊपर जो ये आइडियाज को शेयर कर पा रहे हैं, इसका बहुत बड़ा रोल है। तो लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी, जो कि पास्ट में भी पढ़ते हैं, प्रेजेंट में भी पढ़ते हैं, इसका एक बहुत बड़ा रोल है इंसान के इवोल्यूशन में, कि कैसे ये कम्युनिकेशंस होते गए, उसमें भी देखे जाते हैं। और आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में हम बस उस पास्ट के उस हिस्से के बारे में बात कर रहे हैं जो इसी इंसान का अतीत है, जो कि आज प्रेजेंट में इंसान बैठा हुआ है। और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे भी हमने सब थीम्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी निकाले हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं इथनो आर्कियोलॉजी, जिसमें हम इंसान के प्रेजेंट कल्चर्स को पढ़ के, इंसान के आज के कल्चर्स को पढ़ के, फिर दूसरे कल्चर्स के, उन पास्ट कल्चर्स के साथ रिलेट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूं, हमारे यहाँ कश्मीर में बकरवाल कम्युनिटी, एक ट्राइबल कम्युनिटी है, उनके बारे में जब हम बात करते हैं, या हमारे पास जो आप देखेंगे पोचर्स हमारे पास जो यहाँ पे हैं, जो गफ्राल में देखे गए, या हमारे अराउंड में कश्मीर में देखे जाते हैं, इसी तरीके से बाकी आप देखोगे। लेट्स ओनली टॉक अबाउट द बकरवाल्स। जब हम बकरवाल्स की बात करते हैं, बकरवाल्स का एक अपना रूट है, उनका एक अपना ट्रेडिशन है, अपना क्या कहते हैं लेआउट है, वो किस तरीके से अपने सेटलमेंट्स बनाते हैं। अगर हम उनकी एथनोग्राफी करके ये पता लगाएं कि आज उनका लाइफस्टाइल कैसा है, आज उनके स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, और फिर उस चीज को हमारे उस फील्ड साइट्स के साथ कन्वर्ट कर पाए कि हाँ, जो हमारे पुराने लोग थे, जो पूर्वज यहाँ पे रह चुके थे, जैसे हमारे पास कुछ नियोलिथिक साइट्स हैं, उन नियोलिथिक साइट्स से डेटा कलेक्ट करके आज के इस प्रेजेंट डेटा के साथ उनको एक एनालिसिस में लेके आए, हम ये बता सकते हैं कि क्या उनमें और इनमें कुछ कनेक्शंस हैं, क्या उनमें और इनमें कुछ कनेक्शंस हैं, क्या आपस में कुछ इथनोग्राफिकल कनेक्शंस हैं। ये भी एक कंपोनेंट है हमारे आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का। तो कहीं ना कहीं ये हमें एक पर्टिकुलर वे से ही लेके जा रहा है। ये आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी हमें बस उस इंसान के अतीत के बारे में बात कर रहा है, उसे हेल्प आउट कर रहा है कि किस तरीके से हम इस इंसान का पास्ट डिग आउट कर सकते हैं, कैसे हम इसकी पुरानी चीजों को निकाल के उसके ऊपर एनालिसिस करके ये बता सकते हैं कि इंसान अपनी जिंदगी कैसे गुजारता था, इसके पुराने कल्चर्स कैसे थे। और जब हम पुराने कल्चर्स को समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं ये भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि किस तरीके से ये कल्चरल इवोल्यूशन हुआ है, किस तरीके से ये फिजिकल इवोल्यूशन हुआ है। इससे हमें बहुत कुछ फायदा हुआ है। दूसरा, जब हम आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी को हिस्ट्री के साथ कनेक्ट करें, देखिए मैंने आपको पहले भी इसकी एग्जांपल दी थी कि हिस्ट्री में हमारे पास 3 हिस्से हैं। हिस्ट्री में हमारे पास प्रीहिस्ट्री है, हिस्ट्री में हमारे पास प्रोटो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में हमारे पास और अपना एक हिस्सा है जिसमें हमारे पास पूरा लिटरेचर है, जिसको हम हिस्ट्री बोलते हैं। तो यहां तक हमने देखा कि हिस्ट्री के जब हम 3 हिस्से करते हैं, तो इसमें एक हिस्सा ऐसा भी है जिसमें प्रॉपर लिटरेचर अवेलेबल नहीं है, और उसके लिए हम आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमें वो खित्ता, वो हिस्सा, वो पोर्शन पढ़ पाए जिस पोर्शन में प्रॉपर लिटरेचर अवेलेबल ना हो। तो हिस्ट्री का हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हम आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट या एंथ्रोपोलॉजिस्ट का हिस्ट्री के साथ एक डायरेक्ट कनेक्शन है, बिकॉज कहीं ना कहीं हमें इस इंसान के अतीत के बारे में बात करनी है, चाहे हम इंसान के
सोशल इवोल्यूशन के बारे में ही क्यों ना पढ़े, हमने लिटरेचर पढ़ना है, हमने वो सारी चीजें पढ़नी कि इंसान कैसे इवॉल्व होता गया, इसके जो ये ट्रेडिशंस है ये कैसे इवॉल्व होते गए। और इसी के लिए हमें आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का भी रोल है कि हम कैसे उस समय को भी निकालें जिस समय में हमारे पास कोई लिटरेचर अवेलेबल नहीं था, जहां पे हम वो हिस्टोरिक पोर्शंस के बारे में बात कर रहे हैं कि यस दिस इज द पोर्शन कि यहाँ पे इंसान ऐसा कर रहा था। और एक जो ये कंटिन्यूसली लिंक है ये कंटिन्यू बनती जा रही है, ये जो समय है ये एक ऐसी लाइन में आ रहा है। हम पहले प्रीहिस्ट्री में जब हम पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, चाल्कोलिथिक, आयरन एज, फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रोटो हिस्टोरिक, फिर आहिस्ता आहिस्ता मॉडर्न हिस्ट्री, तो आप लोगों ने ये पढ़ा होगा एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। तो कहीं ना कहीं इसका एक आपस में अमलगम है, आपस में ये मिले हुए हैं, आपस में ये जुड़े हुए हैं, और हम एंथ्रोपोलॉजिस्ट के लिए हिस्ट्री पढ़ना बहुत जरूरी होता है। दूसरा है अर्थ साइंसेस। अर्थ साइंसेस और आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का एक डायरेक्ट कनेक्शन है। देखिए, जब भी हम चीजें निकालते हैं, चाहे आप एक्सप्लोर कर रहे हैं या चाहे आप एक्सकीवेट कर रहे हैं, तो आपके सामने बहुत सारी चीजें आएंगी, आपके सामने आर्टिफैक्ट्स आएंगे, आपके सामने कुछ ऐसे हिस्से आएंगे जमीन के जो आपको समझ नहीं कि ये हिस्सा कब बना था, ये चीजें कब बनी थी, या ये प्रोफाइल कब बना था, ये सॉइल प्रोफाइल कैसे बना था, ये रिवर टेरेसेस कैसे बने थे, जिसमें हम जियोलॉजी और जियोग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। जियोलॉजी को अंडरस्टैंड करने के लिए ये जो आर्टिफैक्ट बना है ये किस चीज का बना है, इसमें कैसे कौन से स्टोन्स इस्तेमाल हुए हैं, ये स्टोन्स को क्यों इस्तेमाल किया जाता है, या ये स्टोन को हम क्यों पढ़ रहे हैं, या जियोलॉजिकल टाइम स्केल को जब हम पढ़ते हैं हमारे पास कुछ ऐसे इवेंट्स हुए लाइफ में, जैसे जियोलॉजिकल टाइम स्केल में हम देख रहे हैं कि यार ये क्रिटेशियस पीरियड है, ये पेलियोसीन पीरियड है, ये मियोसीन पीरियड है, ये इयोसीन पीरियड है। ये पीरियड्स को देख देख के ये सारी चीजें, बिकॉज जियोलॉजी से हमारे पास ये कंपोनेंट्स आते हैं, ये पर्सपेक्टिव्स आते हैं, तो वी नीड टू गेट अ कनेक्शन विद अर्थ साइंसेस। हमने कहीं ना कहीं अर्थ साइंसेस को भी साथ साथ में लेने हैं। हम साथ साथ में, जैसे फॉर एग्जांपल अर्थ साइंसेस में ही आप देखेंगे कि वहां पे किस तरीके से डेटिंग मेथड्स को इस्तेमाल, थर्मोल्यूमिनेसेंस को इस्तेमाल किया जाता है। हमारे पास बहुत सारी अलग अलग डेटिंग टेक्निक्स हैं, जो कि जियोलॉजिस्ट का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। इवन कि केमिस्ट्री लोगों के साथ भी हम बहुत कनेक्शंस बना पा रहे हैं, फिजिकल साइंसेस के साथ भी हम बहुत रोल बना पा रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं वी नीड द एक्सपर्टाइज ऑफ ऑल। हमें सबकी एक्सपर्टाइज चाहिए। जियोलॉजी में हमें ये स्टोन्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, ओवरऑल स्ट्राटास को पढ़ने के लिए, ओवरऑल ये स्ट्रक्चर्स पढ़ने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड द जियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इनटू द आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। इसी तरीके से ज्योग्राफी को जब हम देखें तो पास्ट ह्यूमन ज्योग्राफी एक अलग कंपोनेंट ही आता है, एक सेपरेट सिस्टम ही आता है ज्योग्राफी में। जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे हम ह्यूमन ज्योग्राफी प्रेजेंट में भी पढ़ते हैं, पास्ट में भी पढ़ते हैं, ये ह्यूमन ज्योग्राफी कैसे कन्वर्ट होती जा रही है, या इस ज्योग्राफिकल कंडीशंस की वजह से कैसे ह्यूमन ट्रेंड्स चेंज होते गए, कैसे ह्यूमंस डेमोग्राफिक्स कैसे चेंज होती गई, इस ज्योग्राफी की वजह से ह्यूमन सेटलमेंट्स कैसे चेंज होती गई, या ज्योग्राफी की वजह से ही आप हमें बताइए किस हिसाब से इस इंसान ने इस पर्टिकुलर एरिया में रहा, बिकॉज ऑफ द ज्योग्राफी, बिकॉज ऑफ द ज्योग्राफिकल इवेंट्स। उस चीज को जानने के लिए भी हमें ज्योग्राफी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारा एक कनेक्शन बनता है कहीं ना कहीं इन अर्थ साइंसेस के साथ। तीसरा है आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी, जो कि मैंने आपको बोला, एक सेपरेट ब्रांच है, एक सेपरेट सब्जेक्ट है, एक सेपरेट साइंस है, जहां पे हम इन सारे ऑलमोस्ट सारे पुरानी चीजों के बारे में बात करते हैं। जब भी जो भी चीज हमें अर्थ से डिग आउट हो रही है, जो भी हिस्टोरिक चीजें हमारे पास निकल रही है, जैसे फॉर एग्जांपल आजकल फॉसिल्स निकल रहे हैं, बहुत सारे एरिया से आप देखेंगे मैरीन फॉसिल्स निकल रहे हैं, और वो एरियाज हिली एरियाज हैं, बट वी आर एबल टू फाइंड कि यार यहाँ पे तो मैरीन फॉसिल्स निकल रहे हैं। ये फॉसिल्स तो कभी कभार हम ये जियोग्राफिकल इवेंट्स को जान के या जियोलॉजिकल इवेंट्स को जान के हम बता रहे नहीं, ये जो इवेंट था, ये जो एरिया था, ये पहले जमीन समंदर के नीचे था, बिकॉज ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स। जब वो मूव कर रहे हैं, द मूवमेंट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से ये पोर्शंस आपस में मिले, तो इस जगह से में जो, जैसे हम कश्मीर की बात करते हैं तो वी हैव अ किरेवा लेक, जिसके बारे में हम बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक ओशनिक स्ट्रक्चर था। फिर जब हिमालयाज बने, दो टेक्टोनिक प्लेट्स मिले, तो हिमालयस बनते बनते कश्मीर का जो ये बोट शेप्ड वैली, ये भी इसी से बनी। तो आज अगर आप देखिए कि कश्मीर में मैंने बहुत सारी जगहों पे देखा है कि मैरीन फॉसिल्स निकल रहे हैं, कुछ फॉसिल्स निकल रहे हैं जो कि मैरीन स्ट्रक्चर्स के हैं, जो कि समंदर में ही बस पाए जाते हैं। तो यस, वो हमें कनेक्ट कर पा रहे हैं हम जियोलॉजी के साथ, जियोग्राफी के साथ, तो कहीं ना कहीं हम आपस में जुड़े हुए हैं। और जब हम आर्कियोलॉजी की एज अ सेपरेट साइंस की बात करें, तो यहाँ पे हम हर एक चीज के बारे में बात करते हैं, चाहे वो फॉसिल किसी मछली का निकला हो, चाहे वो किसी जानवर का निकला हो, वो फॉसिल किसी आर्टिफैक्ट या कोई चीज
चीज निकली हो, कोई आर्कियोबॉटनी में आ रहा है, कोई पेड़ निकल रहा है, कोई ऐसी चीजें निकल रही है, या हम ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द टेम्पल्स, ये सारी चीजें के बारे में बात कर रहे हैं। देयर आर मल्टीपल डोमेन्स ऑफ, हम पोट्री के बारे में अलग से आर्कियोलॉजिकल स्टडीज कर रहे हैं, हम बस पास्ट के बारे में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ये बने, कैसे नहीं बने। जैसे हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, दे ट्राई टू फाइंड आउट कौन से मोन्यूमेंट्स पुराने बने हैं, किस तरीके से बने हैं, किसने बनाए हैं। ये सारी चीजें हम आर्कियोलॉजी में जानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब हम इस आर्कियोलॉजी को लिमिट कर रहे हैं टुवर्ड्स आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, तो बस हम वो चीजें जानने की कोशिश करें जो हमें इंसान के प्रीहिस्टोरिक टाइम फ्रेम में गुजरी है। उस इंसान के उस प्रीहिस्ट्री को पढ़ना इस आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का एक मेन मोटो है, एक मेन मकसद है कि हम कैसे ये चीजें हम कैसे इस प्रीहिस्टोरिक टाइम फ्रेम को इंसान के रिलेशन में ढूंढने, इंसान के रिलेशन में ये चीजें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। और एंथ्रोपोलॉजी, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बोला कि एक सेपरेट साइंस है जहां पे हम इंसानों के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये एंथ्रोपोलॉजी और आर्कियोलॉजी जब आपस में मिले तो इन्होंने एक ऐसा पर्सपेक्टिव, एक ऐसा व्यू पॉइंट सामने लाया जहां पे हम प्रीहिस्टोरिक आर्कियोलॉजी में ना ही बस प्रीहिस्ट्री, उस हिस्ट्री के उस गैप को फील कर रहे हैं जो कि नहीं हो पा रही थी विदाउट द लिटरेचर, उस चीज को हम बिकॉज वी आर एबल टू अंडरस्टैंड ह्यूमंस मोर बेटर, तो अपनी वो थ्योरीज, अपनी वो बाकी जो होलिस्टिक साइंसेस हमारे पास है, जो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच इस एंथ्रोपोलॉजी का है, वो इस्तेमाल करके हम कहीं ना कहीं इस हिस्ट्री के एक पोर्शन को फुलफिल कर रहे हैं। हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स में अपने इस ह्यूमंस के उस ओरिजिन या इस इवोल्यूशन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हम आर्कियोलॉजी को इस्तेमाल करके, आर्कियोलॉजी को एज अ टूल, एज अ वेपन, एज अ साइंस, एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल करके वो गैप फिल करने की कोशिश करते हैं। अब क्योंकि आर्कियोलॉजी में हम, या आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में हम इस चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए, चीजों को निकालने के लिए और फिर उनका मुताला करने के लिए, उन चीजों को समझने के लिए, इन जो भी पुरानी चीजें निकल रही हैं इस इंसान के बारे में, उनको पढ़ने के लिए हम बहुत सारे अलग अलग तरीके का इस्तेमाल करते हैं। तो वो तरीके क्या है, ये है आपके सामने। सबसे पहले ये समझना है हमें कि किस चीज का नाम आर्कियोलॉजिकल साइट है। देखिए, आपने बहुत समय में ये सुना होगा या हर बार आप इस बारे में सुनते होंगे कि यहाँ पे एक आर्कियोलॉजिकल साइट निकाली गई, वहां पे एक आर्कियोलॉजिकल साइट निकाली गई, यहाँ पे एक आर्कियोलॉजिकल साइट निकाली गई। ये सारी चीजों का मकसद ये है कि ये साइट होती क्या है। साइट असल में एक ऐसी जगह है जहां पे हमें कुछ ऐसी चीजें निकली है जो इंसान के पास्ट के बारे में बात कर रही है। आसार, असल में कशीर में जब आप उर्दू में इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, आसार मीन्स कुछ ऐसी चीजें, कदीम चीजें, पुरानी चीजों के कुछ आसार, पुरानी चीजों के कुछ स्ट्रक्चर्स, पुरानी चीजों के कुछ हिस्से, कुछ चीजें सामने आ रही हैं। तो जैसे हमारे पास कश्मीर में यहाँ पे हमारे पास नियोलिथिक दो साइट्स हैं, एक गुफक्राल है और एक बुर्ज़होम है। दोनों जगहों से हमें कुछ ऐसे आसारी कदीमा निकले हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास चीजल निकले, हमारे पास पिट डिवेलिंग्स के बारे में आप लोगों ने सुना होगा जो कि बुर्ज़होम में पाए जाते हैं, या पोटरी बहुत सारे हमारे पास गुफक्राल में निकली है। ये सारी चीजें हमारे पास सामने है और उनको देख के उन जगहों को हम अब आर्कियोलॉजिकल साइट्स के नाम से जानते हैं। ये वो जगह है जहां से हमें आर्कियोलॉजिकल मटेरियल्स मिले हैं। ये वो जगह है जहां हमें पुराने पूर्वजों के कुछ चीजें मिली हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आर्कियोलॉजिकल साइट ऐसी भी हो सकती है जहां पे कोई फॉसिल मिला हो, या कोई साइट ऐसी भी हो सकती है जहां पे कोई आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट मिला हो, कोई मेगालिथ मिला हो, जैसे फॉर एग्जांपल कोई पोटरी मिली हो। तो उस जगह को हम क्या कहते हैं, नाम देते हैं आर्कियोलॉजिकल साइट के हिसाब से। तो ये एक ऐसी जगह है जहां से हम प्रॉपर तरीके से यहाँ एक्सकेवेट करके, यहाँ एक्सप्लोरेशन करके चीजों को निकाल रहे हैं, चीजें निकल रही हैं, उस जगह को हम आर्कियोलॉजिकल साइट के नाम से जानते हैं। क्योंकि अब ये साइट्स बहुत अलग किस्म की हो सकती है। मेनी टाइप्स ऑफ साइट्स आती है। एक साइट का किस्म है केव साइट। ये वो आर्कियोलॉजिकल साइट होती है जो कि केव्स में होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम जब ह्यूमन इवोल्यूशन पढ़ते हैं, ह्यूमन इवोल्यूशन को पढ़ते पढ़ते हमने एक जगह पे देखा कि जब इंसान प्रेडेटर्स से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए, तूफान से बचने के लिए अपने आप को किसी जगह पे छुपाता था, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये लोग क्या करते थे, केव्स में बैठते थे। बिकॉज मैंने ये भी बोला, अभी इसने नियोलिथिक में ये नहीं पहुंचे थे, अभी इसके पास प्रॉपर सैटेलाइट स्ट्रक्चर्स नहीं थे। और जब सैटेलाइट स्ट्रक्चर्स ही
अवेलेबल नहीं है। तो ये क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह भागते-भागते कभी कभार कोई ऐसी गुफा मिली, कोई ऐसी जगह मिली, 2 पत्थर ऐसे बैठे हुए, उनके नीचे बैठ के ये अपनी ज़िंदगी गुज़ारता था या बैठता था, कुछ समय के लिए बैठता था, कुछ चीज़ों के लिए या कुछ समय के लिए, लेट्स कीप इट कि कुछ समय के लिए वहाँ पे बैठता था और उस दौरान ये कुछ चीज़ें वहाँ पे छोड़ रहा है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से निकला, मुझे यूरोप जाना है और यूरोप में जाते-जाते मेरे पास क्या है कि मैं पैदल जा रहा हूँ। पैदल बिकॉज़ आप ऐसा समझ लीजिए कि मैं उस समय में हूँ, ना कोई जहाज़ है, ना कोई गाड़ी है, ना कुछ है। मैं ऐसे ही पैदल जा रहा हूँ, बीच में बारिश हो रही है, बीच में धूप हो रही है, बीच में क्या कहते हैं तूफ़ान आ रहे हैं। तो अपने आप को बचाने के लिए या नाइट आउट निकालने के लिए मैं कहीं एक जगह पे बैठा हूँ, सो रहा हूँ और वहाँ पे मेरे पास कुछ आर्टिफैक्ट साथ में हैं या मैं इसी जगह पे बैठ रहा हूँ, शाम को बैठा या मैंने आज 1 साल इसी एक केव के नीचे निकाला। मैं शाम को जा रहा हूँ, वहाँ से पानी लेके आ रहा हूँ, वहाँ से मैं कुछ चीज़ें खाने के लिए ला रहा हूँ या यहाँ पे एक फ्रूट ट्री ऐसा है, जिसको खा के मैं आराम से 2-4 दिन इस जगह पे बैठ सकता हूँ। आई डोंट नो आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी मोगली, तो मोगली में आपने देखा होगा कि किस हिसाब से वो भालू उस मोगली को बोल रहा है कि आप उस जगह से मैंने यहीं पे अपना डेरा इसलिए लगाया बिकॉज़ यहाँ पे ये जो छत्ते हैं, बीज का छत्ता जहाँ से हम हनी निकालते हैं, इसलिए मैंने यहीं पे डेरा लगाया है कि बिकॉज़ मुझे सालों साल यहीं पे वो छत्ते से वो मुझे हनी मिलता रहता है। तो इसी तरीके से आपने देखा होगा कि इस इंसान को कोई ऐसी जगह मिली जहाँ पे इसको खाने के लिए कुछ चीजें अवेलेबल रहती थी, तो ये इसी जगह पे बैठता था, तो ये केव्स में बैठता था, इसको आसानी मिलती थी, प्रेडेटर से भी बचता था, ये कहीं ना कहीं बारिश से भी बचता था। और वहां पे जब हम कोई चीज निकालते हैं, उन जगहों पे जैसे हम एक्सकेवेट करते हैं, उन जगहों को जैसे हमारे पास ओल्डोवन केव्स है, ओल्डोवन केव्स में से हमने देखा कि हमारे पास होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस के कुछ फॉसिल्स मिले अफ्रीका से, तंजानिया से। तो ये केव साइट्स होते हैं, जो कि वो साइट्स होते हैं जो केव्स में ये लोग रहते हैं और वहां से हम आर्टिफैक्ट्स निकाल सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास ओपन एयर साइट्स होते हैं। ओपन एयर साइट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ये बंदा ऐसे बैठा है, बीच में कहीं पे भी बैठा है और इसने अपना वो जो टूल्स बनाने की कोशिश कर रहा था। जैसे फॉर एग्जांपल हम नियोलिथिक साइट्स की बात करते हैं, ये जो हमारे पास बुर्ज़होम है या गुफक्राल है, बुर्ज़होम की बात करते हैं, तो ये इसने ओपन एयर में बनाई है, कोई केव नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, बीच में इसने बीच में डिवेलिंग्स बनाई है और इस डिवेलिंग के ऊपर इसने कुछ पत्ते वत्ते लगा के, वो सारी चीजें लगा के इसने अपने आप को वहीं पे ये रहता था और फिर लास्ट में इसकी वो सारी चीजें वहीं से निकलती है। या कभी कभार क्या होता है, कुछ रिवर टेरेसेस पे हमने कुछ साइट्स देखी है, रिवर टेरेसेस साइट्स में भी होते हैं, हम रिवर्स के नजदीक में देख रहे हैं कि कुछ लोग रहते थे, उनके कुछ आर्टिफैक्ट्स निकलते हैं या फॉसिल्स निकलते हैं रिवर आर्टिफैक्ट्स, सॉरी रिवर टेरेसेस से। इसी तरीके से बहुत सारी अलग अलग साइट्स होती हैं, ओपन एयर, केव साइट्स, रिवर टेरेसेस, बहुत सारी अलग अलग साइट्स हमारे पास होती हैं एज पर द फिजिकल अपीयरेंसेस ऑफ द साइट्स। क्या ये केव के अंदर बैठे हैं, क्या ये ओपन एयर में बैठे हैं, क्या ये टेरेसेस पे बैठे हैं, क्या ये सैंड में बैठे हैं, क्या ये रेगिस्तान में बैठे हैं, ये सारी चीजें जान के या फिजिकल ज्योग्राफी को देख के हम ये बता पा रहे हैं कि ये साइट कौन सी वाली साइट है। अब चलो माना हमारे पास एक साइट है या हमारे पास एक जगह है, इस जगह को मुझे अब पढ़ना है, तो इस पढ़ने के लिए एक प्रॉपर वेल साइंटिफिक तरीके होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं जिससे हम इस चीज को पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं यहां से चला गया और वहां से जो भी चीजें मिली और इसी तरीके को मैं बोल रहा हूँ नहीं, इससे मैं आर्कियोलॉजी में पढ़ूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे पास एक वेल ऑर्नामेंटेड, वेल ऑर्गेनाइज्ड तरीके होते हैं चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए। हमारे पास दो इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं, एक जिसको हम एक्सप्लोरेशन बोलते हैं और दूसरा जिसको हम एक्सकेवेशन बोलते हैं। याद रखिए हमारे पास दो इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, एक जिसको हम एक्सप्लोरेशन बोलते हैं और दूसरा जिसको हम एक्सकेवेशन बोलते हैं, और दोनों चीजों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी इस सोसाइटी में। दोनों चीजों को आर्कियोलॉजी में बहुत ही डिटेल के साथ पहले समझा जाता है, थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशंस गेन की जाती है कि किस हिसाब से ये एक्सप्लोरेशन की जा सकती है और ये एक्सप्लोरेशन भी कैसे कर सकते हैं हम, और ये एक्सप्लोरेशन भी हम किस जगह पे कर सकते हैं और हम कौन से एरिया को सिलेक्ट करके ये एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं। क्या ये खुद ब खुद हमें किसी भी एरिया में जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं या हमें कुछ पहले इंफॉर्मेशंस मिल रही है या कुछ एम्स है, कुछ ऑब्जेक्टिव्स है, मैं इस जगह पे जाके कुछ ऑब्जेक्टिव्स देखता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल आज मेरा मन कर रहा है मैं इस जगह पे जाके एक्सप्लोर करूं, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं यू हैव टू फाइंड ए वे। जैसे हम रिसर्च करते हैं तो रिसर्च के लिए हम पहले रिसर्च डिजाइन बनाते हैं कि मैं अगर ऐसे काम करूंगा तो मुझे ऐसा फायदा मिलेगा, बिकॉज ये जमीन के नीचे है, वी डोंट नो व्हाट इज अंडर द अर्थ। हमें कुछ नहीं पता कि नीचे क्या है, क्या सच में ये पत्थर पत्थर ये इंसान के आर्टिफैक्ट्स है या ये इको फैक्ट्स है। इको फैक्ट्स क्या
होते हैं, वो ऐसी ही चीजें बनी होती है जैसे आर्टिफैक्ट्स होते हैं, लेकिन वो खुद ब खुद नेचुरल टर्म्स से बने होते हैं, जैसे कोई पत्थर ऐसे एक दूसरे से टकरा के वो बन गया, या कोई ऐसे ही ऑटोमेटिकली विदाउट द ह्यूमन इंटरफेरेंस कोई ऐसा टूल शेप जैसे स्ट्रक्चर बना। उस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए हम इकोफैक्ट्स का नाम देते हैं, ताकि हम ये जान सके कि जो मेरे पास दो टूल्स पड़े हुए हैं, एक टूल और दूसरा टूल, क्या ये इकोफैक्ट है या ये आर्टिफैक्ट है, ये इंसान ने बनाया है या ये नेचुरल टर्म से खुद ब खुद बना हुआ है। तो एक्सप्लोरेशन हो या एक्सकेवेशन हो, ये बहुत बड़े दो ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें पहले डिटेल से ये समझना होगा कि हम एक्सप्लोरेशन भी किस जगह पे करें, हम एक्सप्लोरेशन भी किस समय पे करें, हम एक्सप्लोरेशन भी कहाँ करें, और कौन से टूल्स या कौन से टेक्निक्स हम इस्तेमाल करें एक्सप्लोरेशन को करने के लिए। हमें क्या एक्सटेंसिव एक्सप्लोरेशन करनी है या हमें इंटेंसिव एक्सप्लोरेशन करनी है। अगर एक्सटेंसिव एक्सप्लोरेशन करनी है, उसके लिए हमें क्या क्या टूल्स चाहिए, उसके लिए हमें क्या क्या कंसेंट लेटर्स चाहिए, उसके लिए हमें क्या क्या प्रिपरेशंस चाहिए, ये सारी, या एरिया में कैसे सिलेक्ट कर पाऊंगा, और जिस एरिया को मैंने अब सिलेक्ट किया, इस एरिया पे कौन सी चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, क्या मेरे लिए एक्सटेंसिव एक्सप्लोरेशन अच्छी है या मेरे लिए इंटेंसिव एक्सप्लोरेशन अच्छी है। तो ये सारी चीजें, ये सारी जानकारियां हम कोशिश करेंगे हमारे जो आने वाले क्लासेस हैं उसमें हम कोशिश करेंगे कि वी विल टॉक अबाउट द एक्सटेंसिव एक्सप्लोरेशन, वी विल टॉक अबाउट द एक्सकेवेशन, ये सारी चीजें कैसी की जाती है, ये सारी चीजें हम कैसे अंडरस्टैंड करें, उसके लिए हम जो ये मेथड्स हैं इनको और डिटेल के साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आज हमने जानने की कोशिश की कि जो बेसिक्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी है ये कैसे वजूद में आया, क्या स्कोप था इस आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का, क्या मकसद था इस आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का, ये सारी चीजें हमने आज जानने की कोशिश की। हमने ये देखी कि कितनी साइट्स हैं, हमने जानने की कोशिश की कि किस हिसाब से ये इवॉल्व हुआ, इसका बाकी सब्जेक्ट के साथ क्या रिलेशन है, इसका क्या कहते हैं हम आर्कियोलॉजी के साथ क्या रिलेशन है, अर्थ साइंसेस के साथ क्या रिलेशन है, ये सारी चीजें हमने जानने की कोशिश की। थैंक यू सो मच, नाइस डे, शब बखैर।